यदि आप मास और वॉल्यूम के बीच में कोई संबंध बता सकते हैं तो वो है डेंसिटी, और डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम जितनी ज़्यादा होगी डेंसिटी घनत्व उतना कम होगा, और मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन किया होगा, द टू प्रॉपर्टीज मास एंड वॉल्यूम डिस्कस्ड अबव आर रिलेटेड एज फॉलोज। तो जो दो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी थी, मास और वॉल्यूम, वो यहाँ पर डेंसिटी का निर्माण करती हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम में यूनिट हो सकती है आपकी, हम किस में नापते हैं यूनिट को, अभी हमने ऐसा ही सिस्टम पढ़ा है नया। तो यूनिट को, वॉल्यूम की जो यूनिट है वो है लीटर, और अगर ऐसा ही सिस्टम में हम कहें तो मीटर क्यूबिक। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम का मतलब हमारे पास मान लो कोई क्यूब है जिसकी लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ तीनों 1-1 मीटर हैं, तो वो क्यूब कितना हो गया अपना, 1 मीटर क्यूबिक। ठीक है, तो वो यूनिट वॉल्यूम है। तो उस यूनिट वॉल्यूम में जितना मास आता है, जितने पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जितना मास, अमाउंट ऑफ मास या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसमें भरा हुआ है, वो उसकी डेंसिटी का निर्माण करता है। जितना ज़्यादा भरा होगा पर यूनिट वॉल्यूम, उतनी वो चीज़ ज़्यादा डेंस होगी। और आपको मैं बताऊं कि ओस्मियम जैसी कुछ धातुएं हैं जो बहुत ही डेंस हैं, जिनसे आप एक छोटे से ब्लॉक से पूरे हाथी को आप तोल सकते हैं, जिसको उठाने के लिए क्रेन की आवश्यकता होगी। आपके पास एक नॉर्मल जो मिट्टी की ईंट होती है, अगर उसके साइज़ का ओस्मियम का ब्लॉक हो तो आप उसको उठाने के लिए क्रेन की आवश्यकता होगी, आप हाथों से उसको नहीं उठा पाओगे क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से यूरेनियम की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे मेटल्स जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं हैवी मेटल्स। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है, तो आप ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी सिंपली मास की जगह आप मास की जो ऐसा यूनिट है वो पुट कर देंगे फॉर्मूले में, और वॉल्यूम की जगह जो वॉल्यूम की यूनिट है वो पुट कर देंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है भाई, किलोग्राम। और जो मीटर क्यूबिक है वो क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो इस तरह से हमने लिख लिए। अब हम किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, अब मीटर क्यूबिक को जब हम ऊपर ले गए तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी की यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। और अगर आप सीजीएस सिस्टम में आप इसे लिखना चाहते हो, द यूनिट इज क्वाइट लार्ज एंड ए केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो हम छोटे छोटे मात्रा में चीज़ें लेते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे काम नहीं करते। इंडस्ट्रियल लेवल पे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक ठीक है, लेकिन लेबोरेटरी लेवल पे थोड़ी थोड़ी मात्रा हम लेते हैं चीज़ों की, केमिकल्स की, तो हम ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक में का इस्तेमाल करते हैं। ग्राम मास की यूनिट है सीजीएस यूनिट, और सेंटीमीटर आपकी जो डायमेंशन है जिसमें वॉल्यूम भी और आपकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये नापी जाती हैं सेंटीमीटर में, और वॉल्यूम नापी जाती है सेंटीमीटर क्यूबिक में। तो ये सेंटीमीटर क्यूबिक है। फिर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर क्यूबिक। द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल आर पैक्ड, कितना ठूस ठूस के भरा हुआ है या कितने क्लोजली वो पार्टिकल पैक्ड। अगर स्पेसली होंगे, दूर दूर होंगे पार्टिकल, तो डेंस कम होगा वो मटेरियल। मोस्टली जो सॉलिड होते हैं वो अपने लिक्विड काउंटर पार्ट से डेंस होते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स को हम छोड़ दें तो जैसे पानी है, पानी में जो लिक्विड काउंटर पार्ट है वो वाटर, लिक्विड वाटर है वाटर का, और उसका सॉलिड काउंटर पार्ट है आपकी आइस। तो आइस ऊपर तैरती रहती है क्योंकि वो लेस डेंस है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें स्पेस पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा हो जाता है। तो आपकी जो बर्फ़ है वो लेस डेंस इसलिए तैरती है। इफ डेंसिटी इज मोर इट्स मीन्स पार्टिकल आर मोर क्लोजली पैक्ड, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो पार्टिकल्स हैं वो मोर क्लोजली पैक्ड हैं। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये इन्होंने बता भी दी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अब आपको टेम्परेचर के बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे हम टेम्परेचर।
There are three common scales to measure temperature: degree centigrade और डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तीन है। केल्विन को है वो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। हियर केल्विन इज द एसआई यूनिट। द थर्मोमीटर बेस्ड ऑन दीज स्केल्स आर शोन इन फिगर 1.8। फिगर 1.8 में ये थर्मोमीटर्स दिखाए हुए हैं। जनरली द थर्मोमीटर विद सेल्सियस स्केल्स आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री। यहाँ पे रेफरेंस लिए हैं। मैं आपको बताऊं जो थर्मोमीटर बनाने का तरीका था वो पहले क्या था। तो इससे हम अपना जो फिगर है उसकी सहायता लेंगे एक बार। जैसे सेल्सियस ने थर्मोमीटर बनाया, ये बीच वाला थर्मोमीटर, ये वाला, ये सेल्सियस थर्मोमीटर है, ये बीच वाला जो है ये। तो इन्होंने क्या किया, फ्रीजिंग पॉइंट ले लिया इन्होंने, बर्फ़ जहाँ जमती है। इन्होंने एक होलो ट्यूब ली, पहले एक क्या लिया, होलो ट्यूब ली। होलो ट्यूब में इन्होंने यहाँ से उस ट्यूब को यहाँ सिरे से, इस सिरे से जो ट्यूब को है ये एंड, इस एंड से उसको बंद कर दिया, कैप लगा दी उस पर। उसके बाद इन्होंने पारा डाला इसमें भाई, ठीक है। पारा डालने के बाद क्या हुआ, इसमें हमने यहाँ तक पारा भर दिया। अब क्या होगा, पारा जो है मरकरी, उसकी एक प्रॉपर्टी है हीट के साथ फैलने की और यूनिफॉर्म फैलाव की। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को रेज करोगे तो पारा फैलना शुरू कर देगा और यूनिफॉर्मली फैलता है। ये नहीं कि 1 डिग्री तक तो बहुत कम फैलता है, फिर 2 डिग्री पर एकदम से फैल जाता है, ऐसा नहीं है। तो पर डिग्री पारा है वो यूनिफॉर्मली फैलता है। पारा एक एच जी जिसको आप कहते हो, वो लिक्विड मेटल है पारा। तो इस प्रॉपर्टी का, इस खासियत की वजह से पारे की इसको थर्मोमीटर्स में भरा जाता है भाई। तो यहाँ आप देखिए, अब एक बार तो क्या किया, जब पारा इस बल्ब में भरने के बाद, नीचे जो बल्ब दिखाया हुआ है इसमें भरने के बाद सेल्सियस ने इसको आइस में डुबो दिया, इसकी नोब को, नीचे वाले को, थर्मोमीटर की को। और फिर जहाँ तक पारा एक्सपेंड हुआ, जहाँ पारा लास्ट लाइन पे मिला, कहाँ मिला पारा भाई, 0 डिग्री पे। कहाँ मिला, 0 डिग्री पे, इस निशान पे। यहाँ पे उन्होंने स्क्रैच करके तिकोनी रेती से या एक निशान लगा दिया कि पारा यहाँ पहुँच गया जब हमने बर्फ़ में थर्मोमीटर लगाया। तो उसके बाद उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट के पास, बॉइलिंग जो वाटर का, बॉइलिंग वाटर है, स्टीम है, वहाँ मरकरी वाले इस पाइप को लेके गए और यहाँ जो ये इसका बल्ब है नीचे वाला जिसमें मरकरी भरा हुआ है, ये उन्होंने बॉइलिंग वाटर में, खोलते हुए पानी में या स्टीम में डाल दिया। ऐसे तो उन्होंने नोट किया कि जो पारा है वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हीट जब बढ़ती है तो पारा एक्सटेंड होता है मरकरी। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया यहाँ। तो यहाँ इन्होंने एक निशान और लगा दिया तिकोनी रेती से खुरच के। अब 0 और 100 के बीच में सेल्सियस ने क्या किया, 0 भी उन्होंने माना 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जम जाती है, ये एक स्टैंडर्ड ले लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने एक स्टैंडर्ड लिया कि 100 डिग्री पे जो वाटर है वो बॉयल होने लग जाता है। तो उसको इन्होंने प्योरली अजम्पशन है, ये 0 डिग्री मान लिया और उसको 100 डिग्री मान लिया। अब इसके बीच का जो स्पेस है 0 और 100 के बीच का, आप देखेंगे कौन सा स्पेस, ये वाला स्पेस, यहाँ से यहाँ तक का, इस स्पेस को सेल्सियस ने क्या किया, इक्वली 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसके 100 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए। हर टुकड़े को नाम दिया 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर को नापने का जो प्रोसेस है वो पूरा कंपैरेटिव है। अब उन्होंने किसी और चीज़ को भी का भी बॉइलिंग पॉइंट देखा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट देखा होगा, तो उन्हें पता लगा कि 0 डिग्री से, मतलब इन कंपैरिजन टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो सेल्सियस नापता है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इन रेफरेंस टू वाटर, कि पानी से कितना ज़्यादा है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। पानी फ्रीज हो रहा है 0 डिग्री पे
और मान लो कोई चीज़ और है वो 2 डिग्री पे फ्रीज हो जाती है, जैसे घी आपका पानी से पहले फ्रीज हो जाता है ना। तो यहाँ हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो सेल्सियस है यहाँ पे सेल्सियस टेम्परेचर मेजरमेंट के केस में कंपैरिजन हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट्स का। तो हमने स्टैंडर्ड क्या ले रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ बर्फ़ फ्रीज हो जाती है। तो अब हम और किसी भी चीज़ का फ्रीजिंग या बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने की कोशिश करेंगे तो डेट इज़ इन रेफरेंस टू आइस। आइस जहाँ फ्रीज, पानी जहाँ फ्रीज हो जाता है उस पॉइंट से वो दूसरा पॉइंट है वो कितना ज़्यादा है। एक यहाँ पे जो हमने इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इसमें से हर एक पार्ट को 1 यूनिट नाम दिया गया है। तो 0 के जस्ट बाद हो गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरह से हमने 100 बराबर बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया था। इसी तरह से फ़ारेनहाइट ने, केल्विन ने अपने अपने स्केल दिए। तो किसी न किसी चीज़ को हमने रेफरेंस माना है। हर बार हम रेफरेंस मानते हैं कोई ना कोई। तो देखिए इसमें दूसरे थर्मोमीटर्स की बात हुई है। Here Kelvin is the SI unit. The thermometer based on these scales are shown in figure 1.8. Generally, the thermometer with Celsius scales are calibrated from 0 to 100 degree, where these two temperatures are the freezing point and the boiling point of water, respectively. The Fahrenheit scale is represented between 32 degree to 212 डिग्री। तो यहाँ फ़ारेनहाइट स्केल की बात चल रही है। तो फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो है, फ़ारेनहाइट ने माना कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का उसे मैं 0 की बजाय 32 डिग्री कहूँगा, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको क्या कहूँगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो इस तरह से इन्होंने भी अपने अपने निशान ट्यूब पे लगा लिए इसी तरह से। तो ये एक रिलेशनशिप है, ये फॉर्मूला ये आप याद कर लीजिएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर आप सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला आपके पास, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। और केल्विन स्केल है उसको भी अगर आप सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस जो सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है उसके अंदर हम सीधा क्या जोड़ देंगे 273.15। अगर ये जोड़ देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप अपना बॉडी टेम्परेचर केल्विन में नापना चाहते हैं तो कैसे नापेंगे, आप मेजर कैसे करेंगे, यहाँ डिग्री सेल्सियस की जगह 37 पुट कर देंगे और इसमें सीधा 37 जोड़ देंगे आप 37। ठीक है, तो आप बताएंगे मेरे को कितना टेम्परेचर है आपकी बॉडी का केल्विन में और कितना टेम्परेचर है आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में है। और केल्विन को आप फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप क्या फॉर्मूला बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। ये आप मेरे को ज़रूर बताएंगे 2-3 चीज़ें कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में कितना है, नॉर्मल केल्विन में कितना है और सेल्सियस में कितना है। मैंने आपको बता दिया 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको बताना है। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस i.e. नेगेटिव वैल्यूज आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल, बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि केल्विन अगर 0 पे चला जाता है तो वहाँ है 0 केल्विन, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। वहाँ सब कुछ फ्रीज हो जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं 0 केल्विन को। ठीक है जी, लेकिन सेल्सियस के केस में यहाँ अगर 0 से नीचे पारा चला जाता है तो वो नेगेटिव में वैल्यू मानी जाएगी। तो ये हमने टेम्परेचर भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ सकते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, तो मैं एक बार ये देख लेता हूँ, उसके बाद ये अपलोड कर देता हूँ, फिर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट भी पढ़ेंगे।
यदि आप मास और वॉल्यूम के बीच में कोई संबंध बता सकते हैं तो वो है डेंसिटी, और डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम जितनी ज़्यादा होगी डेंसिटी घनत्व उतना कम होगा, और मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे कैसे डिफाइन किया होगा, द टू प्रॉपर्टीज मास एंड वॉल्यूम डिस्कस्ड अबव आर रिलेटेड एज फॉलोज। तो जो दो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी थी, मास और वॉल्यूम, वो यहाँ पर डेंसिटी का निर्माण करती हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम में यूनिट हो सकती है आपकी, हम किस में नापते हैं यूनिट को, अभी हमने ऐसा सिस्टम पढ़ा है नया नया। तो यूनिट को, वॉल्यूम की जो यूनिट है वो है लीटर, और अगर ऐसा ही सिस्टम में हम कहें तो मीटर क्यूबिक। ठीक है, तो यूनिट वॉल्यूम का मतलब हमारे पास मान लो कोई क्यूब है जिसकी लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ तीनों 1-1 मीटर हैं, तो वो क्यूब कितना हो गया अपना 1 मीटर क्यूबिक। ठीक है, तो वो यूनिट वॉल्यूम है। तो उस यूनिट वॉल्यूम में जितना मास आता है, जितने पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जितना मास, अमाउंट ऑफ मास या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसमें भरा हुआ है, वो उसकी डेंसिटी का निर्माण करता है। जितना ज़्यादा भरा होगा पर यूनिट वॉल्यूम, उतनी वो चीज़ ज़्यादा डेंस होगी। और आपको मैं बताऊं कि ओस्मियम जैसी कुछ धातुएं हैं जो बहुत ही डेंस हैं, जिनसे आप एक छोटे से ब्लॉक से पूरे हाथी को आप तोल सकते हैं, जिसको उठाने के लिए क्रेन की आवश्यकता होगी। आपके पास एक नॉर्मल जो मिट्टी की ईंट होती है, अगर उसके साइज़ का ओस्मियम का ब्लॉक हो तो आप उसको उठाने के लिए क्रेन की आवश्यकता होगी, आप हाथों से उसको नहीं उठा पाओगे क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से यूरेनियम की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे मेटल्स जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं हैवी मेटल्स। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या है, तो आप ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी सिंपली मास की जगह आप मास की जो ऐसा यूनिट है वो पुट कर देंगे फॉर्मूले में, और वॉल्यूम की जगह जो वॉल्यूम की यूनिट है वो पुट कर देंगे। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है भाई, किलोग्राम। और जो मीटर क्यूबिक है वो क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो इस तरह से हमने लिख लिए। अब हम किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, अब मीटर क्यूबिक को जब हम ऊपर ले गए तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। और अगर आप सीजीएस सिस्टम में आप इसे लिखना चाहते हो, द यूनिट इज क्वाइट लार्ज एंड ए केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो हम छोटे छोटे मात्रा में चीज़ें लेते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे काम नहीं करते। इंडस्ट्रियल लेवल पे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक ठीक है, लेकिन लेबोरेटरी लेवल पे थोड़ी थोड़ी मात्रा हम लेते हैं चीज़ों की, केमिकल्स की, तो हम ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक में का इस्तेमाल करते हैं। ग्राम मास की यूनिट है सीजीएस यूनिट, और सेंटीमीटर आपकी जो डायमेंशन है जिसमें वॉल्यूम भी और आपकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये नापी जाती हैं सेंटीमीटर में, और वॉल्यूम नापी जाती है सेंटीमीटर क्यूबिक में। तो ये सेंटीमीटर क्यूबिक है। फिर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स एंड वॉल्यूम इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर क्यूबिक। द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल आर पैक्ड, कितना ठूस ठूस के भरा हुआ है या कितने क्लोजली वो पार्टिकल पैक्ड। अगर स्पेसली होंगे, दूर दूर होंगे पार्टिकल, तो डेंस कम होगा वो मटेरियल। मोस्टली जो सॉलिड होते हैं वो अपने लिक्विड काउंटर पार्ट से डेंस होते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स को हम छोड़ दें तो जैसे पानी है, पानी में जो लिक्विड काउंटर पार्ट है वो वाटर, लिक्विड वाटर है वाटर का, और उसका सॉलिड काउंटर पार्ट है आपकी आइस। तो आइस ऊपर तैरती रहती है क्योंकि वो लेस डेंस है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें स्पेस पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा हो जाता है। तो आपकी जो बर्फ़ है वो लेस डेंस इसलिए तैरती है। इफ डेंसिटी इज मोर इट्स मीन्स पार्टिकल आर मोर क्लोजली पैक्ड, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो पार्टिकल्स हैं वो मोर क्लोजली पैक्ड हैं। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये इन्होंने बता भी दी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अब आपको टेम्परेचर के बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे हम टेम्परेचर।
तो देर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, 3 है। केल्विन को है वो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। हियर केल्विन इज द एसआई यूनिट। द थर्मोमीटर बेस्ड ऑन दीज स्केल्स आर शोन इन फिगर 1.8। तो फिगर 1.8 में ये थर्मोमीटर्स दिखाए हुए हैं। जनरली द थर्मोमीटर विद सेल्सियस स्केल्स आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 100 डिग्री। तो यहाँ पे रेफरेंस लिए हैं। मैं आपको बताऊँ जो थर्मोमीटर बनाने का तरीका था वो पहले क्या था। तो इससे हम अपना जो फिगर है उसकी सहायता लेंगे एक बार। जैसे सेल्सियस ने थर्मोमीटर बनाया, ये बीच वाला थर्मोमीटर, ये वाला, ये सेल्सियस थर्मोमीटर है, ये बीच वाला जो है ये। तो इन्होंने क्या किया, फ्रीजिंग पॉइंट ले लिया इन्होंने, बर्फ़ जहाँ जमती है। इन्होंने एक होलो ट्यूब ली, पहले एक क्या लिया, होलो ट्यूब ली। होलो ट्यूब में इन्होंने यहाँ से उस ट्यूब को यहाँ सिरे से, इस सिरे से जो ट्यूब को है ये एंड, इस एंड से उसको बंद कर दिया, कैप लगा दी उस पर। उसके बाद इन्होंने पारा डाला इसमें भाई, ठीक है। पारा डालने के बाद क्या हुआ, इसमें हमने यहाँ तक पारा भर दिया। अब क्या होगा, पारा जो है मरकरी, उसकी एक प्रॉपर्टी है हीट के साथ फैलने की और यूनिफॉर्म फैलाव की। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को रेज करोगे तो पारा फैलना शुरू कर देगा और यूनिफॉर्मली फैलता है। ये नहीं कि 1 डिग्री तक तो बहुत कम फैलता है, फिर 2 डिग्री पर एकदम से फैल जाता है, ऐसा नहीं है। तो पर डिग्री पारा है वो यूनिफॉर्मली फैलता है। पारा एक HG जिसको आप कहते हो वो लिक्विड मेटल है पारा। तो इस प्रॉपर्टी का, इस खासियत की वजह से पारे की इसको थर्मोमीटर्स में भरा जाता है भाई। तो यहाँ आप देखिए, अब एक बार तो क्या किया, जब पारा इस बल्ब में भरने के बाद, नीचे जो बल्ब दिखाया हुआ है इसमें भरने के बाद सेल्सियस ने इसको आइस में डुबो दिया, इसकी नोब को, नीचे वाले को, थर्मोमीटर की को। और फिर जहाँ तक पारा एक्सपेंड हुआ, जहाँ पारा लास्ट लाइन पे मिला, कहाँ मिला पारा भाई, 0 डिग्री पे। कहाँ मिला, 0 डिग्री पे, इस निशान पे। यहाँ पे उन्होंने स्क्रैच करके तिकोनी रेती से या एक निशान लगा दिया कि पारा यहाँ पहुँच गया जब हमने बर्फ़ में थर्मोमीटर लगाया। तो उसके बाद उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट के पास, बॉइलिंग जो वाटर का, बॉइलिंग वाटर है, स्टीम है, वहाँ मरकरी वाले इस पाइप को लेके गए और यहाँ जो ये इसका बल्ब है नीचे वाला जिसमें मरकरी भरा हुआ है, ये उन्होंने बॉइलिंग वाटर में, खोलते हुए पानी में या स्टीम में डाल दिया। ऐसे तो उन्होंने नोट किया कि जो पारा है वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हीट जब बढ़ती है तो पारा एक्सटेंड होता है मरकरी। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया यहाँ। तो यहाँ इन्होंने एक निशान और लगा दिया तिकोनी रेती से खुरच के। अब 0 और 100 के बीच में सेल्सियस ने क्या किया, 0 भी उन्होंने माना 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जम जाती है, ये एक स्टैंडर्ड ले लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने एक स्टैंडर्ड लिया कि 100 डिग्री पे जो वाटर है वो बॉयल होने लग जाता है। तो उसको इन्होंने प्योरली अजम्पशन है, ये 0 डिग्री मान लिया और उसको 100 डिग्री मान लिया। अब इसके बीच का जो स्पेस है 0 और 100 के बीच का, आप देखेंगे कौन सा स्पेस, ये वाला स्पेस, यहाँ से यहाँ तक का, इस स्पेस को सेल्सियस ने क्या किया, इक्वली 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसके 100 बराबर टुकड़े कर दिए। हर टुकड़े को नाम दिया 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर को नापने का जो प्रोसेस है वो पूरा कंपैरेटिव है। अब उन्होंने किसी और चीज़ को भी का भी बॉइलिंग पॉइंट देखा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट देखा होगा, तो उन्हें पता लगा कि 0 डिग्री से, मतलब इन कंपैरिजन टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितने डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तो सेल्सियस नापता है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इन रेफरेंस टू वाटर, कि पानी से कितना ज़्यादा है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। पानी फ्रीज हो रहा है 0 डिग्री पे,
और मान लो कोई चीज़ और है वो 2 डिग्री पे फ्रीज हो जाती है, जैसे घी आपका पानी से पहले फ्रीज हो जाता है ना। तो पता लगता है कि घी कहाँ फ्रीज हो गया, 0 से ऊपर ही फ्रीज हो गया।